नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग की यूनिट सेकंड को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम लोग आपके एंटरप्रेन्योरशिप एंड द न्यू वेंचर प्लानिंग की सेकंड यूनिट दैट इज द टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की, रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं या एसएल के स्टूडेंट हैं या एनसी वेब के स्टूडेंट हैं, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये आज का वीडियो लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक। तो ध्यान दीजिएगा, जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है या पहला क्वेश्चन रहने वाला है, वो है आपका, माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेन करना है टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स को बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योरल थ्योरीज। अब ध्यान दीजिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ना हमारे पास अलग अलग थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, जहां पर आपको जिनको बेस बना करके ना आपको अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को क्लासिफाई करना होता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, आपका एक सीरियल एंटरप्रेन्योर होता है, एक आपका सोशल एंटरप्रेन्योर होता है, एक आपका वुमन एंटरप्रेन्योर होता है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्हीं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। तो कुछ इस तरीके का सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आता है। और याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर के अंदर जो आपका ये तीसरा टाइप रहने वाला है, वुमन एंटरप्रेन्योर, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी आर्टिकल रहने वाला है। अभी हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सीरियल एंटरप्रेन्योर से। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग सीरियल एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं जो क्या करते हैं, एक बिजनेस को ग्राउंड लेवल से बनाते हैं, फिर उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो करके ना फिर एक दूसरा बिजनेस बिल्ड करते हैं, फिर एक तीसरा बिजनेस बिल्ड करते हैं, फिर एक चौथा बिजनेस बिल्ड करते हैं। माने इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है ना, वो मल्टीपल बिजनेसेस को बिल्ड करने में होता है। तो दैट्स व्हाई इनको आप लोग क्या कहते हो, इनको आप लोग सीरियल एंटरप्रेन्योर कहते हो। माने ये कुछ इस तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो सीरीज में बिजनेस को बिल्ड करते हैं। जैसे आप सभी ने आपके एलोन मस्क का नाम सुना होगा, तो एलोन मस्क ने सबसे पहले जिप2 को बिल्ड किया, उसके बाद पेपॉल को बिल्ड किया, फिर उसका टेस्ला आया, फिर उसका स्पेस एक्स आया, और अभी आप सभी ने सुना होगा आपका न्यूरालिंक। ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिसको आप लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं सर, सीरियल एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर आप लोग सीरियल एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करना चाहते हैं, इज ए समवन हु स्टार्ट ए मल्टीपल बिजनेसेस, जो क्या करते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं वन आफ्टर अनदर, उनको आप लोग क्या कहते हो सर, सीरियल एंटरप्रेन्योर कहते हो। और ये इंजॉय करते हैं क्या बिल्ड करना सर, कंपनीज को बिल्ड करना फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से बिल्ड करना, और कहां पे चले जाना सर, एक न्यू वेंचर के अंदर स्टार्ट करना है, एक न्यू वेंचर के ऊपर शिफ्ट करना आफ्टर द स्टेबलाइजिंग, उसको स्टेबलाइज करने के बाद। तो इस तरीके के जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो क्या कहलाते हैं सर, वो आपके सीरियल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं सर, सवाल क्या कहता है, आपको टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर को एक्सप्लेन करना है, किसके बिहा पे, किसके बेस पे, आपका जो एंटरप्रेन्योरल थ्योरीज है ना, उसके बेस पे। और इसी कड़ी में हमने क्या किया, आपका पहला एंटरप्रेन्योर देखा, दैट इज द सीरियल एंटरप्रेन्योर, जिसकी हमने डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली है, और आपका एलोन मस्क वाला एक एग्जांपल भी हम लोगों ने गो थ्रू कर लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड तरीके के एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनको आप लोग यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर का क्या मीनिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई साहब सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है ना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करें अपने बिजनेस के थ्रू, बदले में हम लोग प्रॉफिट अर्न करें। तो इस तरीके के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं सर, वो आपके सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। और ये जो आपका सोशल एंटरप्रेन्योर है ना, ये बेस्ड होता है आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी के ऊपर। समझ में आया। अब सोसाइटी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके की काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिनका सॉल्यूशन ये अपने बिजनेस के अंदर जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका सोशियोलॉजिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है और इनका मेन मोटिव क्या रहता है सर, ये सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में फोकस करते हैं, जैसे आपका पुअर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रेदर देन जस्ट अर्निंग द प्रॉफिट। केवल प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, लेकिन इनको क्या करना है, अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पे फुलफिल करना होता है। और ध्यान रखिएगा, ये क्या करते हैं, सोशल चेंज के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव सोशल चेंज लाने की सोसाइटी के अंदर कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं सर, सोशल एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आई होप कि यहां तक आपको क्लैरिटी मिला होगा। जस्ट ए मिनट, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। तो दो तरीके के एंटरप्रेन्योर आपको समझ में आए। अब तीसरा तरीके का एंटरप्रेन्योर मैंने बताया आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहेगा। इसको आप लोग वुमन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और ये जो आपका बेसिकली एंटरप्रेन्योर है ना, ये बेस्ड होता है आपका सोशियो कल्चर एंड द फेमिनिस्ट थ्योरी के ऊपर। ये काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी पॉइंट है, इसको आपको याद रखना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी वुमेन हु स्टार्ट, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इंडिपेंडेंटली और इन द पार्टनरशिप, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी वुमन है इंडिपेंडेंटली या पार्टनरशिप के अंदर किसी भी वेंचर को, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करती है, मैनेज करती है और ऑर्गेनाइज करती है, उसको आप लोग क्या कहोगे कि भाई साहब वो आपकी वुमन एंटरप्रेन्योर है। और ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्ले करती है एक वाइटल रोल इनटू द वुमन एम्पावरमेंट। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वुमन एंटरप्रेन्योर है तो ये आपके वुमन एम्पावरमेंट के अंदर बेसिकली क्या करती हैं, काफी अहम, जरूरी और आपका बेसिक रोल अदा करती है। और अगर आप लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं ना, तो इनके अंदर भी वुमन एंटरप्रेन्योर का काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रोल रहता है। क्लियर है? तो ये आपका तीसरा तरीके का एंटरप्रेन्योर था। इसके अलावा एक और चौथा तरीके का एंटरप्रेन्योर होता है, जिसको आप लोग कहते हैं स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। अब नाम से ही पता चल रहा है इसके स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके के एंटरप्रेन्योर जो बिल्ड करते हैं ए हाई ग्रोथ को, ध्यान रखिएगा, हाई ग्रोथ का, उसके अलावा टैक्स बेस्ड बिजनेस को विद ए पोटेंशियल टू द स्केल रैपिडली। माने ये क्या करते हैं, बेसिकली ये इनोवेशन का इस्तेमाल किया, इनोवेशन पे बेस्ड रहते हैं और ग्रोथ थ्योरी के ऊपर बेस्ड रहते हैं। ठीक है ना? तो ग्रोथ थ्योरी हो गया, उसके बाद आपका इनोवेशन हो गया, इसके ऊपर ये बेस्ड होते हैं। इनका फोकस होता है कि ये बिल्ड करे एक हाई ग्रोथ को, टेक बेस्ड बिजनेसेस को विद ए पोटेंशियल टू द स्केल रैपिडली। इसको क्या बोलते हो आप लोग, स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर कहते हो। ठीक है? तो ये आपके कुछ बेसिक बेसिक एंटरप्रेन्योर हैं, जिनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर आप लोग पांचवें एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं सर, आपके लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपके स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस को टू सपोर्ट ए डिजायर्ड लाइफस्टाइल। किसको सपोर्ट करने के लिए, जो ये आपका एक लाइफस्टाइल चाहते हैं, नॉट जस्ट टू मेक द प्रॉफिट। केवल प्रॉफिट इनका मेन मोटिव नहीं रहता है। इनको क्या करना है, इनको एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जो कहीं ना कहीं हम जिस तरीके का डिजायर रखते हैं, जिस तरीके की लाइफस्टाइल का डिजायर रखते हैं, वो उसका बेसिकली जो बिजनेस है उसको सपोर्ट करता है। तो इस तरीके के जो एंटरप्रेन्योर है वो आपके लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, ये आपके पैशन ड्रिवन होते हैं एंड ये क्या होते हैं, बेसिकली सीक टू वर्क लाइक बैलेंस ओवर द फाइनेंशियल ग्रोथ। इनका मेन मोटिव क्या रहता है कि सर हमें फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं करना है, हमें फाइनेंशियल ग्रोथ एक सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारा क्या रहेगा, एक वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। इस तरीके के जो एग्जांपल है ना, वो किसके अंदर आते हैं सर, लाइफस्टाइल बेसिकली एंटरप्रेन्योर के अंदर आते हैं। जैसे अगर आप लोग एग्जांपल देना चाहे, ए ट्रैवल ब्लॉगर स्टार्टिंग ए ट्रैवल कंसल्टेंसी। एक ट्रैवल ब्लॉगर जो होता है उसने क्या किया, एक ट्रैवल कंसल्टेंसी स्टार्ट किया। तो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है? तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। इसके अलावा आपका एक पॉइंट और रहता है, जिसको आप लोग हसलर एंटरप्रेन्योर कहते हो। बेसिकली जो आप लोगों ने डेविड का थ्योरी पढ़ा था ना, उस पे बेस्ड होता है, जो आप लोग साइकोलॉजिकल थ्योरी जिसको कहते हैं। और हसलर एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, हाईली मोटिवेटेड एंड वर्क, यानी कि टायरलेसली टू ग्रो देयर बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच। माने ये पागल लोग होते हैं। पागल लोग का मतलब क्या है, इनके अंदर जोश, जुनून, एनर्जी, एंथुजियाज्म होता है। ये चाहते हैं कि हम लोग अपने बिजनेस के लिए ना वर्क हार्ड करें, वर्क हार्ड नहीं करें, इंटेंस हार्ड वर्क करें और इस बिजनेस को बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के ना टॉप पे लेके जाए। ठीक है?
तो इस तरीके के जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या कहलाते हैं, वो आपके हसलर एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। एक और आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होता है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ये आपका बेस्ड होता है स्कम पीटर्स इनोवेशन थ्योरी के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका मेन फोकस होता है क्रिएटिंग समथिंग न्यू, यानी कि इनोवेशन करना, कुछ नया बनाना, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, या कोई प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, अब ये ड्राइव करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंड डिसरप्ट करते हैं ओल्ड सिस्टम को, माने ये मेन ड्राइवर होते हैं आप अगर आप लोग इकोनॉमी को डेवलप करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक। इसके अलावा आपका एक इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर होता है, प्लीज इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। कुल मिलाकर के आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आप सभी के साथ कितने एंटरप्रेन्योर शेयर किए हैं, सर 8 एंटरप्रेन्योर शेयर किए हैं, जिनको आपको पढ़ के जाना है। और ये जो आपके 8 एंटरप्रेन्योर है ना, ये अलग अलग बेसिस पे काम करते हैं, इनके पीछे अलग अलग बेसिस एग्जिस्ट करती है। और यहां से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल आता है वुमन एंटरप्रेन्योर से, तो एक सवाल आएगा ही आएगा। तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये अभी तक का जो पहला टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई ज्यादा डिटेल में जाकर के घुसने की जरूरत हमें है नहीं, केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग एक बार पढ़ करके ना डेफिनेटली अच्छे से आप लोग यहाँ पे अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, आपका 101% एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी क्वेश्चन रहेगा। सर आपको फैमिली बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझाना है, उसकी फीचर्स को समझाना है, और उसकी स्ट्रेटजी टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट को समझाना है। ये सवाल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा सा स्पीड कम करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें समझने वाली है। ध्यान दीजिएगा, आपका फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस का मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसके ऊपर या तो ओनरशिप या तो कंट्रोल, या आप लोग दोनों कह सकते हैं। मेजोरिटी लेवल पे आप लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आपका कंट्रोल एंड ओनरशिप स्पेसिफिकली एक फैमिली के मेंबर या मोर देन 2 फैमिली के मेंबर पर वो क्या रहेंगे, एक फैमिली का हिस्सा रहेंगे, उनके हाथ में होता है। वो क्या कहलाता है सर, आपका फैमिली बिजनेस कहलाता है। फैमिली बिजनेस इज अ टाइप ऑफ द बिजनेस इन विच द ओनरशिप, जिसके अंदर क्या होता है सर, ओनरशिप होता है, प्लस में आप लोगों का जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल्ड होता है बाय द वन और ए मोर फैमिली मेंबर। मैंने बताया ना, एक या एक से ज्यादा फैमिली मेंबर एक बिजनेस के ऊपर मैनेजमेंट और ओनरशिप के ऊपर क्या रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। और जनरली इस तरीके के जो बिजनेस है ना, जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन आगे डिलीवर होते रहते हैं। एंड याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो फैमिली के मेंबर है वो की रोल प्ले करते हैं। समझ में है? तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। सर फैमिली बिजनेस का मतलब एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस के ऊपर आप लोग बेसिकली ओनरशिप की बात करते हैं और मैनेजमेंट का कंट्रोल है ना, एक या एक से ज्यादा फैमिली मेंबर का होता है। ये बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं और यहाँ पर फैमिली मेंबर आपके काफी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। ये क्या कहलाते हैं सर, आपका फैमिली बिजनेस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका फैमिली बिजनेस हो गया। अब दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, आपको बताना है सर यहाँ पर फीचर्स क्या होते हैं। अगर आप लोग फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए, फैमिली का पूरा ओनरशिप होता है और कंट्रोल होता है, यानी कि आप लोग कह सकते हो फैमिली के ही हाथ में आपके बिजनेस का ओनरशिप होता है और कंट्रोल होता है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग सेकंड फीचर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सक्सेशन अक्रॉस द जनरेशन। सक्सेशन अक्रॉस द जनरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बिजनेस को जनरेशन टू जनरेशन आगे पास किया जाता है, आगे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, लेटर से अभी जो इसका कंट्रोल है और मैनेजमेंट एक व्यक्ति के हाथ में है, अब उसके साथ कुछ अनसर्टनिटी हो जाता है, कुछ ट्रेजेडी हो जाता है, जिसके कारण बिजनेस उसकी अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या कहलाता है, सक्सेशन अक्रॉस द जनरेशन कहलाता है। तो ये भी आपका इसका फीचर रहेगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आपका एक कॉमन वैल्यू और आपका एक विजन रहता है। वो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या बताया, जस्ट ए मिनट हमने क्या पढ़ा है, एक ही फैमिली के 2 या 2 से ज्यादा मेंबर होंगे तो फैमिली का अपना एक कोर सिस्टम होता है, कोर विजन होता है, कोर वैल्यूज होता है, जिनको लेकर के ये अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। इसके अलावा आप लोग कहेंगे आपका इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि आपके पूरे के पूरे एक ही फैमिली के लोग हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। और इसके अलावा आपका एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस भी चलता है और जो भी लोग मैनेजमेंट के अंदर है,
ओनरशिप के अंदर है वो एक ही फैमिली का हिस्सा है। इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब है दे आर इमोशनली अटैच। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं सर आपको यहाँ पे लॉयल इंप्लॉयज देखने को मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एंड यहाँ पे ओवरलैपिंग रोल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी, इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। थोड़े से डिटेल में जाकर के आप थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे देंगे ना तो बेटर रहेगा। जैसे जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी बातें अगर आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आ जाएंगे तो बड़े प्यार से बड़े आराम से आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहा कि सर आपका फैमिली बिजनेस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। अगर इतना आपको क्लियर हो गया ना तो अब हम इसको बात करेंगे सर अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर या फैमिली बिजनेस के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टकराव हो जाता है, तो टकराव को रिजोल्व करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 4 पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा करने वाले। सर कितनी स्ट्रेटजी रहेंगी? सर 4 पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले देखिए आपका पहला पॉइंट क्या है? क्लियर सक्सेशन प्लानिंग। क्लियर सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या है? आपके पास एक प्लान होना चाहिए और आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली कि कौन एग्जैक्टली आपके बिजनेस को टेक ओवर करेगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है, अगर इस तरीके का बेसिकली पहले से ही रिटर्न में क्लैरिटी होगा कि भाई साहब ये पर्सन है, इसके पास आउट होने के बाद बेसिकली ये वाला बंदा बिजनेस को टेक ओवर करेगा, तो वहां पे क्लैरिटी हो गया, कंफ्यूजन कम हो गया, कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से आप लोग अवॉइड करते हैं डिस्प्यूट्स को एंड पावर स्ट्रगल को। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक पॉइंट है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा रिटर्न फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन। आपके पास क्या होना चाहिए? रिटर्न फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। माने आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जो आपके रूल्स को आउटलाइन करे, जो वैल्यूज को आउटलाइन करे, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को आउटलाइन करे, जो आपके मैकेनिज्म एंड द सक्सेशन प्लानिंग करे। ठीक है ना, यानी कि आपके पास क्या हो, एक आपका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर जो भी चीजें हैं ना, जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो सारी लिखी रहे ताकि फ्यूचर के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई टकराव ना हो। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से बात करते हैं, एक पॉइंट रहेगा फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? आपको सेटअप करना है एक बोर्ड, एक फैमिली काउंसिल और एक कमेटी टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। इसके लिए आपको क्या करना है? तो कोई बोर्ड सेटअप कर लेना है, या तो आप लोग कोई फैमिली काउंसिलिंग की बात कर सकते हैं, या तो आप लोग कमेटीज की बात कर सकते हैं ताकि आप लोग ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर सकें। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक फैमिली मेंबर का डिसाइड कर देना है, यानी कि क्लियर कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक है। देखिएगा आपका क्लियर सक्सेशन प्लानिंग हो गया, उसके बाद फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद रिटर्न फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। लास्ट एंड फाइनल आप लोग एक कर सकते हैं सर, आप लोग प्रोफेशनल मैनेजमेंट को रख सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? आपको एक नॉन फैमिली मेंबर प्रोफेशनल को हायर करना है। ठीक है ना, जो फॉर द की पोजीशन इफ नीडेड। ठीक है ना, यानी कि आपको जरूरत है तो आपको एक फैमिली से बाहर के प्रोफेशनल को हायर करना है ताकि वो क्या कर सके, ब्रिंग कर सके न्यूट्रलिटी एंड द एफिशिएंसी। ठीक है ना, अब फैमिली से बाहर का रहेगा तो वहां पे बायसनेस बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पॉइंट था जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है, फैमिली बिजनेस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट फैमिली बिजनेस के अंदर होते हैं उनको कैसे रिजोल्व किया जाए, उसका क्या कुछ फॉर्मूला है, ये यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना। 4 पॉइंट में मैंने चर्चा की है। अगर आपको इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट पता है तो डेफिनेटली आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन रहेगा ना सर, ये आपका काफी आसान क्वेश्चन है। व्हाई डू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक द इंडिया, जो आपकी जैसे जो आपके विकासशील देश है ना, ठीक है, वो इंडिया की तरह वो क्या कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं कल्चर ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप को। इस मुद्दे पर आपको चर्चा करनी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो यूनिट है ना, कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। 30 से 40 मिनट के अंदर आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अब समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं बेसिकली ये जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जस्ट लाइक द इंडिया, ये एंटरप्रेन्योरशिप को इसलिए प्रमोट करती हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होता है। आपके जो देश की कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज होती है, जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होता है, और लाइफस्टाइल बेटर होता है, इनोवेशन आता है। ये कुछ फंडामेंटल कारण हैं जिनकी वजह से आप लोग क्या कह सकते हैं, कोई भी डेवलपिंग कंट्री वो चाहेगा कि हम लोग किसको सपोर्ट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे इसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होती हैं, आपके इनोवेशन को बूस्ट मिलता है, ये आपका पुअर्टी को रिड्यूस करता है, ये आपकी जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसके अंदर एक ड्राइवर फैक्टर रहता है। इसके अलावा आप लोग नेशनल इनकम वाला पॉइंट लिख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग जीडीपी वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके एक्सप्लेनेशन
के बिहाफ पे आप लोग बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्यों एक डेवलपिंग जो कंट्री है वो बेसिकली जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप है उसको सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बताया, अब जो आपके बिजनेस है वो क्या करते हैं सर, इंप्लॉयमेंट जनरेट करते हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होता है। अच्छा, पुअर्टी को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा आप लोग कह देंगे कि आपका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को बूस्ट करते हैं, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं जीडीपी के अंदर इंक्रीमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन होता है लोकल रिसोर्सेज के अंदर। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब के अंदर ना जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होता है, अलोंग विच आप लोग कह सकते हैं एनकरेजमेंट टू द यूथ एंड द वुमेन पार्टिसिपेशन। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यूथ के अंदर बेसिकली वुमेन जो आपके एंटरप्रेन्योर्स है या वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ना उसको एनकरेजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ पॉइंट है। अच्छा, एक दो चीजें हैं कि बोलने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे मुंह में ना थोड़ी समस्या है। ठीक है, तो हो सकता है कोई प्रोनाउंसिएशन आज इधर उधर हो जाए तो उसको आपको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, इतनी क्लैरिटी हो गया होगा कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये तो आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको पूछा गया सर सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एक एंटरप्रेन्योर जो बेसिकली अपने बिजनेस की हेल्प से ना सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, जैसे आपकी हेल्थ सेक्टर हो गया, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, जैसे पुवर्टी हो गया, सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश करता है कौन, आपका सोशल एंटरप्रेन्योर। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है तो इस पर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसको आपको माय डियर फ्रेंड्स एक बार गो थ्रू कर लेना है, बड़ा आसान सा बेसिकली ये क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि इसको अभी अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बेसिकली आखिरी सवाल पढ़ेंगे आज का, दैट इज द वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस द वेरियस चैलेंजेस। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आप सभी ने देखा होगा, कोई भी वुमेन जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है, डायरेक्ट करती है, तो वो क्या कहलाती है, वुमेन बेसिकली एंटरप्रेन्योर कहलाती है। अब ये जो इसका वुमेन का जो एंटरप्रेन्योर का जो पार्टिसिपेशन है ना वो आपका पार्शियली भी हो सकता है और वो आपका कंप्लीटली भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो वुमेन्स होती है वो आपके वुमेन एंटरप्रेन्योर कहलाती है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको बताना है सर वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या होता है। वुमेन एंटरप्रेन्योर वो वुमेन्स होती हैं जो क्या करती है, इनिशिएट करती हैं, जो ऑर्गेनाइज करती हैं एंड रन करती है एक बिजनेस वेंचर को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका इन्वॉल्वमेंट कंप्लीटली भी हो सकता है, फुल्ली भी हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है, विद पार्टनरशिप भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी कोई भी औरत बिजनेस के अंदर आ गई ना वो क्या कहलाएगी सर, वो आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर कहलाएगी। बट याद रखिएगा, इन रिसेंट ईयर women in India and other developing countries have stepped into the entrepreneurial world and however they face a multiple challenges। माने इनको क्या देखने को मिलते हैं, मल्टीपल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यू टू द सोशल कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड द इंस्टीट्यूशनल बैरियर। अब देखिए, सोशल कल्चर की वजह से भी, इंस्टीट्यूशनल बैरियर की वजह से भी, और इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं इकोनॉमिकल बैरियर की वजह से भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होती है ना उसको काफी सारी प्रॉब्लम, काफी सारी दिक्कत, काफी सारी परेशानी और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अब बेसिकली क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है, एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को एग्जैक्टली किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग कहेंगे कि चैलेंजेस फेस्ड बाय द वुमेन एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला क्या है, लैक ऑफ द एक्सेस टू द फाइनेंस। ध्यान दीजिएगा, फिर भी जो मेल कैंडिडेट होता है उसके पास बेसिकली आपका कैपिटल का या फाइनेंस का बेसिकली एक्सेस होता है, लेकिन वुमेन के केस में ना ये देखा गया है कि उसके पास एक्सेस नहीं होता है फाइनेंस, तो उसको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम अक्सर ही रहता है। ठीक है, जब भी कोई भी वुमन है अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसके पास फाइनेंस की कमी होती है, दैट्स व्हाई उसको सबसे पहला चैलेंज तो यही देखने को मिलता है। इसके अलावा एक आपका सोसाइटियल और एक आपका कल्चरल बैरियर होता है। काफी सारे ऐसे कल्चर हैं जहां पर ये प्रोहिबिटेड है, जहां पर ये रेस्ट्रिक्टेड है कि घर की औरतें काम नहीं करती है। ठीक है, कहीं पे ये कल्चर है, तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से बेसिकली काफी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कोई वुमेन अगर बिजनेस के अंदर आना चाहती है तो डेफिनेटली उसको क्या लगता है, प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि आपका जो सोसाइटी है वो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि आपका जो कल्चर है वो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे कहेंगे, अमूमन जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनके अंदर लो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनका जो
बेसिकली जिंदगी है ना, अमूमन क्या होता है कि उसका घर और फैमिली होता है, ठीक है। अब उससे बाहर वो गई नहीं, उसने कभी कोई इनिशिएटिव लिया नहीं। मैं उस वुमेन की बात कर रहा हूँ जिसने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, जिसका जिंदगी ये है। अब इस तरीके के वातावरण के अंदर, इस तरीके के इन्वायरमेंट के अंदर उसका जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो लो हो जाता है, यानी कि वो सेल्फ डाउट करती है और उसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम होती है, ठीक है ना। देयर इज अ लैक ऑफ द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। कुछ बुनियादी ये कारण है, ये चैलेंजेस है जो बेसिकली एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा आप लोग कहेंगे देयर इज अ लैक ऑफ द एजुकेशन एंड द बिजनेस ट्रेनिंग। काफी इंपॉर्टेंट बात है। चलो आज तो हम लोग 21st सेंचुरी के अंदर है, दिस इज द एज ऑफ द इंटरनेट, दिस इज द एज ऑफ द इंफॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लोगों के अंदर अवेयरनेस हुआ है। आज जो वुमेन कैंडिडेट है या जो फीमेल कैंडिडेट है वो मैनेजमेंट के अंदर भी आने लगी है, वो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी करती है और बेसिकली एजुकेशन भी लेती है, मैनेजमेंट का, कॉमर्स का एजुकेशन भी लेती है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जहां पर जो फीमेल कैंडिडेट है उसको एजुकेशन ही नहीं दिया जाता। तो देयर इज अ लैक ऑफ द एजुकेशन अलोंग विद उनकी जो बिजनेस ट्रेनिंग है वो तो कभी होती ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है एक वुमेन के लिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज है उसको बैलेंस करना है वर्क एंड द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, ठीक है ना। अब एक औरत का जो बेसिकली लाइफ होता है ना, वो बेसिकली काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बंधा होता है, काफी सारी जिम्मेदारियों के साथ बंधा होता है, काफी सारी रेस्ट्रिक्शन के साथ रहता है। तो ऐसे में अपनी जो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाना अपने आप में एक वुमेन के लिए बड़ा चैलेंज होता है। आप लोग कह सकते हो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा बैरियर होता है, ठीक है। तो ये आपका एक चैलेंज रहेगा। इसके अलावा जो आपके वुमेन्स होते हैं अक्सर उनका जो नेटवर्किंग है, यानी कि जो उनका ग्रुपिंग है वो आपका बेसिकली लिमिटेड होता है एंड उनके पास मार्केट एक्सेस है ना वो भी लिमिटेड होता है। इसकी वजह से ये भी आपका एक बड़ा चैलेंज होता है। इसके अलावा आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, यानी कि लिंग के भेदभाव की वजह से ना, अमूमन जो बॉयज हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर ये सच्चाई है, ठीक है ना। और फीमेल कैंडिडेट को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, यानी कि देयर इज ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो एक बड़ा चैलेंज होता है एक वुमेन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के काफी सारे हमारे पास ऐसे रीजन हैं, कुल मिलाकर के काफी सारी ऐसे चैलेंजेस हैं जो बेसिकली एक वुमेन को फेस करने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देना है। अब एग्जैक्टली डिटो आपको नहीं लिखना है, आप अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से डेफिनेटली आप इस तरीके के सवालात को टैकल कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला आपका टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर पढ़ना है। मैंने 8 पढ़ाए हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा 10 पढ़ के जाए और उनके पीछे का कौन सा थ्योरी रहता है, किस थ्योरी पे वो आपके बेस्ड रहते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा फैमिली बिजनेस की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योर की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके डेवलपिंग बेसिकली कंट्रीज हैं वो आपके बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी माय डियर फ्रेंड्स आपको होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने स्किप करवा दिया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है तो इसको भी हम लोग मोटा मोटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था सर, हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बताना था। तो मैंने बताया था एंटरप्रेन्योरशिप पूछा है तो अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, सोल्व करते हैं सोशल प्रॉब्लम को थ्रू द इनोवेटिव एंड द सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, यानी कि इनोवेशन के साथ और सस्टेनेबल मॉडल्स के साथ आप लोग सोसाइटी की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। एंड द मेन एम इज नॉट जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। अब यहाँ पे मेन जो मुद्दा है पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला के आना होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड ए सोशल एंटरप्रेन्योर यूजेस द एंटरप्रेन्योरल प्रिंसिपल टू एड्रेस इश्यूज लाइक द पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, एटसेट्रा। यानी कि सोसाइटी के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है ना उनको एड्रेस करता है बेसिकली एक आपका सोशल एंटरप्रेन्योर, और कोशिश करता है वो अपने बिजनेस के अंदर जो उसका प्रोडक्ट है या जो वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसकी हेल्प से इन तमाम चीजों को क्या कर पाए, बेसिकली सोल्व कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट इसमें पूछा गया है, हाउ आर द सोशल एंटरप्रेन्योर एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर किस तरीके से वैल्यू ऐड करता है। तो आप लोग देखिए कह देंगे कि सोशल प्रॉब्लम को बेसिकली सोल्व करेगा तो वैल्यू ऐड हुआ है। ये बेसिकली एम्पावर करता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा क्रिएटिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल अगर जनरेट होगा तो उससे बेसिकली सोसाइटी की काफी हेल्प होती है। एनकरेज करता है एजुकेशन को एंड स्किल डेवलपमेंट को। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर काम करता है।
इंस्पायर करता है कल्चर ऑफ ए गिविंग एंड द वॉलंटियरिंग को। तो कुछ चीज ऐसे वॉलंटियरिंग को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे बेसिकली पॉइंट है जिनको आप लोग बेसिकली अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लिख सकते हैं और अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुल मिलाकर के 5 या 6 ही टॉपिक बने हैं, 5 या 6 ही क्वेश्चन बने हैं, जिनके अंदर से आपको क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा और 101% देखने को मिलेगा। इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। अगर आज का ये करीब करीब 30-35 मिनट का वीडियो आप सभी ने लगा लिया, अच्छे से जो जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं अगर आपने वो लर्न कर लिए, मेमोराइज कर लिए, तो डेफिनेटली इस यूनिट के अंदर से आने वाले तमाम जो क्वेश्चन है उनको आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चे कहेंगे कि सर इस सेशन का पीडीएफ कैसे चाहिए, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है सर, इसके पीडीएफ के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है। सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको पीडीएफ कमेंट करना है, आपको इस वीडियो को हाइप जरूर करना है, ठीक है। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये 3 काम आप लोग कर लीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको इस सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मेरे तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।